अभी आपने बताया कि फलदार पेड़ पे आपका ज़ोर है, तो जो आप नीति लेके आ रहे हैं प्राइवेट लैंड पे पेड़ काटने के लिए, जो अनुमति लेनी होगी, तो क्या उसमें आप अलाउ करेंगे कि अगर किसी की ज़मीन पे फलदार पेड़ है या आम का बाग है, तो उसको काटने देखिए, के लिए? मैंने आपसे कहा ना, अभी इस पे संशोधन करने का निर्णय लिया है, व्यवहारिकता तभी इस पर व्यवहारिकता दिखाई दे। नमस्कार, मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। आइए पूछते हैं उनसे कि उनका 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा। उनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। देखिए, किसी भी सरकार के लिए 100 दिन के कार्यकाल का महत्व तब होता है जब सरकार नहीं आई हो, क्योंकि हमने रिपीट किया और 5 वर्ष से भी जो हम लोगों ने निर्णय लिए थे, उनकी कंटिन्यूटी भी जारी है। तो एक तो पिछली सरकार में रहते हुए जो सरकार ने काम किए, उनकी निरंतरता बनी रही और उसको क्रियान्वयन की ओर पहुंचा रहे हैं। दूसरा, पहला आपको 3-4 महीना मिलता है, आगामी 5 सालों में आपको जो काम करने हैं उनके लिए वर्किंग प्लान बनाना। तो हम लोग वर्किंग प्लान बनाने में व्यस्त थे। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का चुनाव भी था, बाई इलेक्शन। तो उस हिसाब से देखिए, फिर भी जो हमने संकल्प पत्र दिया था जनता के बीच, जिस संकल्प पत्र को लेकर हम गए थे कि अगर हम सत्ता में फिर आते हैं तो हम क्या क्या राज्य में करेंगे, उसको पहले ही कैबिनेट में ये निर्णय हुआ कि उस संकल्प पत्र को गीता मानते हुए उसके क्रियान्वयन पर काम करना और सभी विभागीय सचिवों को संकल्प पत्र की कॉपियाँ उपलब्ध करा दी गई ताकि कार्य योजना बनाते हुए संकल्प पत्र का पूरा उस पर फोकस किया जाए। इसके बाद जो हमने वादा किया था कि जो जिन महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के तहत कनेक्शन मिले हैं, वो महिलाएं क्योंकि गरीब थी, वो सिलेंडर पुनः सिलेंडर को भरवाने की उनकी क्षमता नहीं है, तो हमने वादा किया था कि हम 3 सिलेंडर ऐसे हर अंत्योदय के परिवार को जिनको उज्ज्वला योजना से लाभ मिला है, वर्ष में 3 सिलेंडर उन्हें मुफ्त देंगे। हमने उस पर निर्णय लेकर उसके साथ साथ ही जारी कर दिया। हमने कहा था कि पहले परिवारों में एक, अगर दोनों वृद्ध हैं तो एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलती थी और अब दोनों ही को पेंशन मिलेगी, उसका साथ साथ जारी किया कि ताकि 800 से हमने 1500 भी पेंशन की और उसके बाद ये हुआ कि दोनों ही परिवारों को पेंशन, दोनों ही व्यक्ति पेंशन के पात्र होंगे, पति पत्नी भी। इसके अलावा जो हमने कहा था कि हम कॉमन सिविल कोड, समान आचार संहिता पे काम करेंगे, तो समान आचार संहिता को लेकर के एक विशेषज्ञ समिति बना दी गई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर आगे बढ़ा जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कई मंदिरों के सर्किट और ये तमाम चीज़ें निर्णय लिए, लेकिन जो मैंने कार्य योजना की बात की, मतलब मैं बात करूँ वन विभाग की, वन विभाग में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, वनाग्नि प्रबंधन, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी और उसको लेकर के हम लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ काम किया। पहली बार ये निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा स्तर पर वनाग्नि प्रबंधन समितियां बनेंगी और जिसमें ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष होंगे और वन पंचायत के सरपंच, महिला मंगल दल के अध्यक्ष और आपका युवक मंगल दल के अध्यक्ष के साथ साथ राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। और बृहद स्तर पर जब पूरे प्रदेश की, क्योंकि वनाग्नि को रोकने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है रिस्पॉन्स टाइम को की, क्योंकि हमें सूचना तो आ जाती है देहरादून में कंट्रोल रूम में, हम संबंधित डिवीजन को भी सूचना दे देते हैं, संबंधित रेंजर को भी सूचना मिल जाती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगता है कि तब तक आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इसलिए ये रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ताकि वन विभाग लोगों की आजीविका से भी जुड़े और ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। जहाँ जहाँ जो लोग स्थानीय लोग आग बुझाने में करेंगे उन्हें निश्चित रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ साथ पहली बार जिलाधिकारियों को इन्वॉल्व किया गया। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति बनी और पहली बार राजस्व के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया गया। तीसरा, हम लोगों ने जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई, उससे फ़ायदा ये मिला कि जिलाधिकारी ने SDRF फंड और अनटाइड फंड से भी हम लोगों को तत्काल जो पैसों की आवश्यकता होती है वो वहाँ पर उपलब्ध कराई। इसके अलावा निर्णय लिया गया कि जहाँ जिन जिन लोकेशन की का ये इतिहास है कि यहाँ आग ज़्यादा लगती है, उन पर हर लोकेशन में हम 2-2, 3-3 लाख लीटर के वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनवा रहे हैं, जो पहली बार इनोवेटिव हमारा है ये, ताकि 2 फायदे उससे मिले। एक तो ज़मीन का मॉइस्चर लेवल बढ़ जाए जिससे आग फैलने की गति पर अंकुश आएगा। दूसरा, जो जब अगर आग लग गई तो पानी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध रहे। इसके साथ साथ मेरा
वन विभाग का हमारा जो संकल्प है वो ये है कि हम वन विभाग को जनता के साथ दोस्ताना बनाएं। इसीलिए एक चीज़ और निर्णय और वनों को बचा के भी रखें कि ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भी आए। अब हम लोग जो हमारा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर संशोधन करने जा रहे हैं, ताकि आम आदमी जो चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारों के, विभागों के, कि मुझे पेड़ काटना है, ये पेड़ मेरे मकान में खतरा है, मेरी ज़मीन पे ये पेड़ है, इसकी आवश्यकता मुझे है, उसके लिए उसको वन विभाग के चक्कर ना करने पड़े। तो ऐसी प्रजातियों को जिनका बहुत बड़ा प्रभाव, जैसे मसलन आपका देवदार हो गया, हम आपका जिससे आपका कत्था बनता है, खैर और सागौन, कुछ लकड़ियों को हम उसमें छूट नहीं देंगे, लेकिन बाकी ताकि आम आदमी प्लांटेशन के प्रति उसका प्रेम बढ़े, और वो जब जानता है कि मुझे अपनी ज़मीन पर लगाए पेड़ को मैं काटने का अधिकार रहेगा तो वो पेड़ भी लगाएगा। इसमें कुछ पर्यावरण मतलब की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि आप जो नीति लेके आ रहे हैं, क्या इससे पेड़ कटान और बढ़ जाएगा, लोगों के लिए आसान हो जाएगा पेड़ काटना? देखिए, ये निजी लैंड पे है, अपनी लैंड पे है, अपनी ज़मीन पे, ये सरकारी भूमि पे या गैर भूमि पे अधिकार नहीं दे रहा है, और दे रहे हैं। इसमें बाकायदा इसका परीक्षण करने की समिति बना दी गई है, और पूरी तरह से इसको व्यवहारिकता, पर्यावरण बचाने को भी और आम आदमी को दिक्कत ना हो उसको लेकर के निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कह दिया कुछ पेड़ विशेष जिनका पानी, जैसे आपका देवदार है, बांझ है, इनका पानी को बहुत बड़ा सहयोग है जल स्रोतों के लिए, और देवदार बहुत महंगी लकड़ी है, इसमें बहुत माफिया इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बांझ हो गया, देवदार हो गया, खैर हो गया, इन पेड़ों को शायद हम इसमें कतई इनको काटने की अनुमति नहीं रहेगी। दूसरा, अपने उपयोग के लिए अगर आप कैरी करेंगे तो कैरी करने के लिए आपको निश्चित रूप से वन विभाग के पास जाना पड़ेगा। तो अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काट लिए हैं या वनों से आपने काटा तो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि फूल प्रूफ हम इसमें संशोधन करेंगे ताकि आम आदमी को फ़ायदा भी हो, पर्यावरण को भी इसका फ़ायदा हो, और सबसे बड़ी बात है प्लांटेशन के प्रति लोगों में उत्साह बढ़े। प्लांटेशन की आपने बात करी, अभी मुख्यमंत्री धामी जी ने अभी घोषणा करी कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, 4 करोड़ के करीब कांवड़ आएंगे। तो उनसे आग्रह किया कि एक कांवड़ भी अगर एक पौधा लगाता है तो 4 करोड़ पौधे लगेंगे। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं, कैसे मैनेज होगा ये? और आपके हरेला में भी आपने अभी अनाउंस किया था कि सैपलिंग करेंगे। 16 जुलाई से हम लोग हरेला को मनाने जा रहे हैं, और उसमें हमने 15 लाख पेड़ लगाने का एक संकल्प किया है 16 जुलाई के दिन, जिसमें हम पहली बार 50% फलदार पेड़ देने जा रहे हैं, और वो भी वो फलदार पेड़ जिन पर उत्पादन बेहतर होता है, क्वालिटी प्लांट्स। और ये इसके पीछे ये है कि हम वन पंचायतों में फलदार पेड़ पहली बार लगाने जा रहे हैं, निजी लोगों को भी फलदार पेड़ देंगे, ताकि ये कहीं ना कहीं वन लोगों की लाइवलीहुड से भी जुड़े, उनकी आजीविका से भी जुड़े। और इसके साथ साथ पहली बार ये भी निर्देश दिए गए हैं कि डिवीज़न लेवल पर उस पर्टिकुलर डिवीज़न के एग्रो क्लाइमेटिकल कंडीशंस, जो वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, उसके आधार पर ही पेड़ लगाए जाएं। ये नहीं होगा कि पूरे प्रदेश में आप एक पेड़ लगाने जा रहे हैं, जिस इलाके में आप प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से पेड़ लगे। ये इंश्योर करने के लिए कह दिया गया, और सभी डीएफओ जिसमें अपनी जांच कर रहे हैं। इसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी मेरे पास है। तकनीकी शिक्षा में भी हमने पहली बार, पूरे देश में भी कहीं नहीं है, हम पहली बार एक इंटीग्रेटेड कंसेप्ट ला रहे हैं कि जिसमें डिप्लोमा से लेके, डिग्री से लेके एमटेक तक 12+5 का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों को एक ही छत के नीचे जो हमारा डिप्लोमा करके निकले उसको भी एक्सपोजर मिले, और एक ही छत में आपके पास जो क्वालिटी टीचर्स रहेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी वर्कशॉप आपको उपलब्ध हो पाएगी। तो डिप्लोमा वाले लड़के भी एक बड़े अनुभव के साथ, एक्सपोजर के साथ बाहर जाएंगे। और तमाम तरह के हम लोग अपने पॉलिटेक्निक्स को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हम काफ़ी सुधारने का उसमें प्रयास कर रहे हैं। नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, ऐसे कोर्सेज जिन पर रोज़गार की संभावनाएं नहीं है उन्हें बंद करके ऐसे कोर्सेज जिसमें आदमी स्वरोजगार भी प्राप्त करे, और न केवल स्वरोजगार प्राप्त करे बल्कि रोजगार देने वाला ही बने। वन्य जीव के माध्यम से किस तरीके के रोजगार के नए आयाम होंगे? ये वन्य जीव कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ही है। ये जो फलदार पेड़ हम जंगलों पर बहुत बृहद स्तर पर लगाने का जो निर्णय लिया गया, इसके पीछे मंशा यही है कि जब छोटे जानवर का खाना, पहले छोटे जानवर बाहर नहीं जाते थे क्योंकि उनका अपना खाना उनको जंगलों में उपलब्ध था, आज सारे फलदार पेड़ खत्म हो गए।
तो इसीलिए फलदार पेड़ों पर जंगलों में भी फोकस किया जा रहा है, ताकि फलदार पेड़ जब जंगलों में लगेंगे तो वो वन्य जीव गाँव या शहर की ओर नहीं जाएगा, और बड़े जानवर जिनका खाना है, छोटे जीव हैं, वो भी अपने खाने की तलाश में गाँव और शहर की ओर नहीं जाएंगे। पर उनियाल जी, वन्य जीव से रोजगार को कैसे देखते हैं आप? मतलब कैसे आयाम से स्थापित करेंगे आप वन्य जीव से? देखिए वन्य जी साहब देख रहे हैं कि हमको कार्बेट एक विश्व प्रसिद्ध जगह है, हजारों यात्री वहाँ आता है। अब हम उसी तर्ज पर फिर हम लोगों का राजा जी पार्क को भी खड़ा करने का विचार है, कि ताकि राजा जी पार्क के अंदर भी जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को धरातल में लाया जा सके। और राजा जी, क्योंकि राजा जी अगर आप देखेंगे कुमाऊँ की तरफ से ज़्यादा आपको टूरिस्ट इधर, क्योंकि यहाँ धार्मिक टूरिस्ट बहुत आता है, और ये पर्यटक नगरी भी है, ये योग नगरी भी है, ये मेडिकल टूरिज्म वेलनेस की नगरी भी है, ये एडवेंचरस टूरिज्म की नगरी भी है। तो तमाम तरह के टूरिज्म की संभावनाओं को समेटे हुए ये इलाका है। तो जब आदमी यहाँ पर आएगा तो निश्चित रूप से वो राजा जी पार्क की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि राजा जी पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे। और हम जो हमारा सरकार का संकल्प है, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पे फोकस करेंगे, ताकि इकोलॉजी भी सुरक्षित रहे और इकोनॉमी को भी बूम मिले, इकोनॉमी भी आगे बढ़े। तो उसी कंसेप्ट हम काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि फलदार पेड़ पे आपका जोर है, तो जो आप नीति लेके आ रहे हैं प्राइवेट लैंड पे पेड़ काटने के लिए जो अनुमति लेनी होगी, तो क्या उसमें आप अलाउ करेंगे कि अगर किसी की ज़मीन पे फलदार पेड़ है या आम का बाग है तो उसको काटने के लिए? मैंने आपसे कहा ना, अभी इस पर संशोधन करने का निर्णय लिया है, व्यवहारिकता तभी इस पर व्यवहारिकता दिखाई दे। पर अगर आप ये सोचते हैं कि इससे लोग बगीचे उड़ा दें, इन सभी चीज़ों का संभावना रखी जाएगी कि ताकि ज़मीन माफिया को भी पनपने का अवसर न मिले। वन्य जीव में हमने देखा है कि अभी रिपोर्ट भी आई है कि रिवेंज किलिंग की वजह से हफ्ते में एक दिन एक गुलदार की मौत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो वन्य जीव और मानव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो भी सामने आया है, जिसमें महिलाओं की मौतें ज़्यादा हुई है। तो क्या कुछ नए संशोधन लेके आ रहे हो? ऊपर से नए जंगली सुअर का भी मामला है जो खेतों में आते हैं, किसानों को परेशान करते हैं, तो उसमें कोई नए संशोधन आप लेके आ रहे देखिए हैं? फेंसिंग पर भी हम फोकस करेंगे। फेंसिंग के साथ साथ हमने जो वन्य जीव जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है उसमें मुआवजे का प्रावधान किया है। इसके अलावा जो आपने कहा, सबसे बड़ा फोकस ये है, सरकार लगातार लोगों को जागरूकता बढ़ाने के प्रयास कर रही है, ताकि रात को शौचालय न जाएं, रात को अकेले न जाएं। क्योंकि गाँव में आज इसीलिए शौचालय पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोकस था कि हम लोग शौचालय हर घर में हो। तो हर घर में शौचालय की योजना पे हम लोग और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि रात बिरात लोगों को शौचालय के लिए बाहर निकलना पड़े और वो निवाला न बने जंगली जानवरों का। तो इस पर लगा था, मैंने आपसे कहा कि हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, जिसके आप आने वाले समय में परिणाम देखेंगे। बतौर देहरादून के प्रभारी मंत्री होने के नाते आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। कांवड़ यात्री जो ऋषिकेश के माध्यम से, देहरादून के माध्यम से उत्तराखंड में आएंगे, मतलब ऊपर गंगा की तरफ जाएंगे जल लेने के लिए, तो काफ़ी बड़ा एक सैलाब आएगा। दो ढाई साल के बाद ये ऐसा हो रहा है। तो बतौर प्रभारी मंत्री आप कैसे इसको मैनेज करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? मैंने चारों जनपदों के जिलाधिकारियों की एक बैठक में ले चुका हूँ, और सभी लोगों को निर्देश दिए जा चुके हैं। कल मुख्यमंत्री जी हरिद्वार में भी कांवड़ को लेकर बैठक ले रहे हैं। सरकार इसको लेकर गंभीर है, और हम लोग तो विचार कर रहे हैं कि इसमें, क्योंकि एक तरफ कोविड की संभावनाएं बढ़ रही है, तो हम तो ये भी चाहते हैं कि इसमें RT-PCR कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि, क्योंकि इस बार 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुआ, तो ये एक संभावना है कि बहुत ज़्यादा भारी तादाद में आ सकते हैं। और विशेष अंतर ये है कि देखिए, जो हमारे 4 धाम के यात्री हैं, इनकी एवरेज एज 60 होती है। पुराने लोग भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भले उसमें अब आज की तारीख में नौजवान भी इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन कांवड़ के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इसकी एवरेज एज 18 साल है। तो 18 साल का बच्चा की ज़रा मेच्योरिटी कम होती है, तो ऐसे में वो जो काम कर रहा है उसके आफ्टर इफेक्ट को नहीं जाता। तो हमारा प्रयास ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके कांवड़ यात्रा को, और रोड मैप बन चुका है, जगह जगह सड़कें ठीक हो रही हैं, पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे रास्ते रूट्स में, उसको सुनिश्चित किया गया है। और इसके अलावा मैंने कहा डॉक्टर स्वास्थ्य को देखते हुए भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। देहरादून का एक और मुद्दा है, अभी आपने पानी की बात करी और सड़कों की बात करी। मानसून उत्तराखंड में आ चुका है पूरी तरीके से, और देहरादून में हम देखते हैं कि जगह जगह पानी का भराव, गड्ढे की समस्या है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो किस तरीके से आपका क्या मिशन है अभी देहरादून की इन मुसीबतों को सुलझाने के लिए? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मैंने अभी समीक्षा नहीं की, और अभी कल ही मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी कि एक दिन मैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रमण की कार्यक्रम के साथ साथ
ये समीक्षा भी करूँगा ताकि इसके उनको निर्देश दिया जा सके व्यावहारिकता बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो पेड़ काटने का जो स्कीम आ रही है उसमें वो किसी भी तरीके की छूट नहीं देंगे कि इसका फ़ायदा उठा के कोई पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करे। वहीं स्मार्ट सिटी और कांवड़ यात्रा को देखते हुए उन्होंने बैठकें करी हैं और कांवड़ यात्रा का सही संचालन हो, इसके लिए उन्होंने सही निर्देश दिए हैं। मैं अंकित शर्मा, देहरादून से उत्तराखंड तक।